Dwarka, they now have discovered the ruins of Dwarka. Yeah. Actually, a tsunami hit and the whole Dwarka city went underground. Krishna knew it was coming, it was the end. So when he knew that Dwarka, the end of Dwarka is coming, he knew how he was going to, give up his mortal human form. So he went onto a tree and he was lying down there on the tree, and a hunter saw something moving. Actually, Lord Krishna's leg was shaking, and the hunter thought it was a bird and shot the arrow on his ankle. Okay. And Krishna just disappeared. प्राचीन मंदिर इंडिया में मेरे हिसाब से सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, और वो शायद 10-12 हजार साल पुराना होगा। सोमनाथ में कृष्णा ने फाइनली धरती को छोड़ा, जहाँ पे उसे एरो लगा जी, और फिर वो अकेले ही जंगल में मर गए। जब उनकी बॉडी को बर्न किया गया तो उनका हार्ट बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो विष्णु थे, और उनका हार्ट जो है वो पानी में समुन्द्र से जाके पुरी में, जगन्नाथपुरी में मिला। आज की डेट में भी जगन्नाथपुरी में जब वो नीम की लकड़ी के स्टैचूज बने हैं, वो कृष्णा, सुभद्रा, बलराम, ये 3 स्टैचूज हैं, नीम की लकड़ी के होते हैं, और हर कुछ 7 साल, 10 साल, 12 साल में वो स्टैचूज को चेंज करते हैं। लोग बताते हैं कि जो जाते हैं उसको बनाने के लिए, उनको कुछ एक पावरफुल चीज मिलती है जिसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे स्टैचू में। वो कृष्णा के मौके पर सबको भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी इस गीता को लीजिए, इसको प्लीज पढ़िए एक बार, अपने में उतारिए इसको। बात होता भाई, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, इतना एडवांसमेंट आ गया। तुम जैसे कुछ लोग हैं जो गीता पुराण से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। अरे सर, अब कई लोग आज भी पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते तो देखिए सर आप। भाई पढ़ते होंगे जो पढ़ते होंगे, वो भी गधे हैं आप जैसे। मैं 4 बॉलीवुड की फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय गीता पढ़ने के। तो अपनी गीता अपने पास करो, आई डोंट नीड इट। तू क्यों करता है रे बंदे भागे है क्यों तू कर्म से, जुड़ा मिट्टी से तू अपने ध्यान दे दे तू धर्म पे। किस बात की शर्म है तुझे, तू ऐसा ना तानी, खुद को बांधे क्यों रखा है, झूठी है ये ताना तानी। तुझको फंसा के तुझे गटाने का ये जाला है, मीठा लगेगा पर जहरीला ये वाला है। जो तू दिल वाला है पूरा ना सिखाया है। अरे बात ध्यान गलत, मेडिटेशन सही, योग गलत, योगा सही। माइंडफुलनेस इज द वे टू face them, why your mind not taking it। गरम कंट्रोल इस प्रोपेगेंडा पे तू ले कंट्रोल सा, तुझे जड़ से मिटाने का एजेंडा है। अपने घर के बंदों को भूल के तू बैठा है, अभी समय रिप्लेस का नया दौर है। अपने रीति रिवाज को बेच खाए। कृष्ण दोस्तों, जो व्यक्ति भगवद गीता हमें बोल रहा है, जिससे हमें शिक्षा ले रहे हैं, भला ये व्यक्ति है कौन? तो आइए जानते हैं भला ये व्यक्ति है कौन। बेस्ड ऑन द शास्त्रास, कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रों में क्या स्थान बताया गया है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा? सो लॉर्ड श्री कृष्णा से शुरुआत करते हैं जी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, कृष्णा, कृष्ण का मतलब होता है कृष्णा। कृष्ण का मतलब सबसे अधिक आकर्षक है, ना का मतलब आनंद का सागर है भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए भगवान का नाम है कृष्णा। तो कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। उनका एक विस्तार जो हमने बड़ा पॉपुलरली सुना हुआ है वो है रासलीला के अंदर। रासलीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कितनी फॉर्म्स बनाई थी? वेल, ओनली 10,000 बिलियन फॉर्म्स, दैट्स इट। 10,000 billion forms, because there were 10,000 billion gopis. As per Padma Puran, Lord Krishna was there with each one of them. So Krishna expanded as 10,000 billion forms in the Raslila. He also expanded as 16,108 forms in Dwarka, जो queens है वहां पर द्वारका के अंदर. So he was there with them in 16,108 palaces. Krishna expanded with 16,108 wives. He was there with 16,108 forms in 16,108 palaces. Whew. So Krishna अपना ऐसे विस्तार तो करते हैं, साथ में of course he expands himself as Mathura Naresh, where he is there as the son of Devaki and Vasudev. So there he is also there, okay, as son of Vasudev ji
एंड देवकी जी। तो यानी कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो पहला एक्सपेंशन है दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ बलराम जी। यस, बलराम जी इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। बलराम जी के अंदर क्वालिटी जो है भगवान श्री कृष्ण के समान ही है, बट यस द कॉम्प्लेक्शन इज व्हाइट कॉम्प्लेक्शन एंड लॉर्ड कृष्णा इज श्याम सुंदर कॉम्प्लेक्शन। सो उनका पहला एक्सपेंशन है बलराम जी। बलराम जी से जो पहला एक्सपेंशन होता है वो होता है वासुदेव। एक्सपेंशन है वासुदेव। Episode 26. So, as we all discussed in the previous episode, Rahul is a archaeologist and he works on various archaeological sites. So, today's topic is Dwarka, the sunken city of Lord Krishna. It's the part 2. Already we have done part 1. So, go ahead and complete your introduction and about this topic, Rahul. थैंक यू फॉर इनविटेशन अनामिका जी। नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और नमस्कार। काफी दिनों के बाद आज फिर पुनः इस चैनल पे आना हुआ है और आज द्वारिका के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके ऊपर आज फिर से चर्चा की जाएगी। इसमें क्या है कि द्वारिका के बारे में जितना हम जानते हैं और जो अभी हम जानते हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जो खोज हुआ है, जो खोज होना बाकी था और क्यों रोका गया, ये सारी चीजों का अलग अलग जवाब मिलता है। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछते हैं तो उनका कहना है कि फंड के अभाव में बंद किया गया, ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन जब हम वहां पे एविडेंस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चीजें मिली हैं जो इतने प्राचीन है कि उनको हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। यदि उनका एक टाइम पीरियड भी रखते हैं तो अति प्राचीन में आ जाता है, 3000 बीसी के आसपास आता है, 1500 बीसी के आसपास का आता है। तो बस ये चीज है कि उनको सही जगह पे सही तरीके से जब हम आकलन करना शुरू करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। All right. So here is my first slide. Go ahead, Rahul. यस, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि द्वारिका के बारे में कहा गया था। द्वारिका के बारे में सबसे पहले जब भी हम द्वारका की बात करते हैं तो वहां पे आता है कि द्वारका का मतलब क्या है। अनेक द्वारका जो शहर होता है, जो शहर बनाया गया था, कई द्वार से मिला हुआ बना हुआ था, इसलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। बीचों बीच शहर के बीचों बीच चौराहा जैसे बनाया जाना, फिर उनको एक जगह से कई द्वीपों को कनेक्ट करना, ये सारे चीज द्वारिका के अंतर्गत आते थे। यह कई पुरियों में अभी भी इसे काफी पवित्र जगह माना जाता है, तो वही द्वारिका है। द्वारिका में जो अवशेष मिले थे उसमें कई तरह के अवशेष मिले, जैसे कि जो लंगर है वो मिला, कई ऐसे जो ईट है, जो ब्रिक्स है, वो काफी लंबे चौड़े ईट्स मिले। वो सारे चीजें जो है वहां पे प्राप्त हुआ। ये एक एविडेंस के बारे में बोला गया है जिसमें कहा जाता है कि जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इसका खोज किया गया था तो सबसे पहले कि द्वारिका का खोज जिस जगह पे हुआ उस पूरे क्षेत्र के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। क्योंकि हम जिस चीज को जानते हैं उसमें एक है द्वारिका, एक है बेट द्वारिका। तो जहाँ पे एविडेंस मिला था वो बेट द्वारिका वाला एरिया है। बेट द्वारिका वाला एरिया अभी भी संरक्षित वाला एरिया है, लेकिन वहां पे जो उत्खनन कार्य होनी चाहिए, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो डिगिंग करनी चाहिए, वो डिगिंग अभी तक नहीं हो पाई है। और नहीं पता आने वाली सरकारें इस पे काम करती है या नहीं करती है, ये सोचने वाली बात है। Okay. आर्कियोलॉजिकल में एक चीज है, जब हम जो एविडेंस मिलता है उसके आधार पर ही हम काम करते हैं। आप जो फिगर में जो चीज देखते हैं कि ये एविडेंस मिला है, जहाँ पे कुछ कटिंग पीसेस मिला है, जहाँ पर जो जहाज को रखने के लिए, जहाज को रोकने के लिए जो लंगर का जो तिकोना मिला है, वो सारे चीजों को हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक एडवांस सभ्यता थी, एडवांस सिविलाइजेशन थी। लेकिन जब हम उस चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं फिर हम उसको गणना ही नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिनौली जो यूपी में जो इतना बड़ा बागपत वाले एरिया में जो उतना बड़ा क्षेत्र मिला है, जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि वो कॉपर हुड के समय का बना हुआ, कॉपर हुड बना हुआ, कॉपर एज का है। लेकिन उसके एविडेंस की बात करते हैं तो वो एविडेंस लाने के बावजूद भी हम उसके काल निर्धारण नहीं कर पाते हैं। वही चीज द्वारिका के साथ भी हुआ है। द्वारिका में जो काल निर्धारण होनी चाहिए थी वो कभी हम लोग कर ही नहीं पाए। और आर्कियोलॉजिकली छोड़ दीजिए, जितने भी पुरातत्व के विभाग के जितने भी प्रोफेसर हैं वो भी अभी भी एक ही चीज पे टिके हुए हैं। उन्हीं से ये जुड़ा हुआ चीज है।
लेकिन सबसे बस दुख की बात यही है कि हम इस एविडेंस को रहते हुए भी हम उस चीज को अभी तक काल निर्धारण नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, उनको जोड़ नहीं पाया है। All right, moving on to our next slide. कि मतलब इनके साथ कैसे क्या हुआ, द्वारिका डूबा क्यों, इसके बारे में कुछ बात कर लें क्या? Sure, go ahead. हाँ, जैसे वैसे तो हमारे जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनका भी कहना है कि जब हिमयुग समाप्त हुआ था, हिमयुग का मतलब होता है आइस एज, जब समाप्त हुआ था तो उस समय जलस्तर बढ़ने लगा था, यानी आज से 3000 बीसी के आसपास की बात है, यानी आज से 5000 साल पहले की बात है। तो जलस्तर जब बढ़ने लगा तो उसके कारण क्या हुआ, देश दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जो कहा जाता है कि अभी समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। तो उन्हीं में से एक है द्वारिका। तो उसमें भी जब हम द्वारिका की जब बात करते हैं तो महाभारत में एक इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है कि जब द्वारिका डूबने को थी तो उसके पहले वो कई समुद्र की कई ऊंची ऊंची लहरें, वहां के सभी जलमग्न जितने भी नहर थे, जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, सबको जलमग्न कर दिया गया था, वो समुद्र में डूब चुका था। इसका मतलब है कि जो वैज्ञानिक जो चीज बोल रहे हैं वो हो सकता है उस समय जो जो कोस्टल एरिया था वो सब सब डूब चुका था, उन्हीं में से हमारा द्वारिका भी आता है। दूसरा कहानी एक और है जो हिंदू ग्रंथों में भी है और महाभारत के एक दृष्टिकोण में एक है। उसमें कहा जाता है कि जब पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद कृष्ण और जितने भी पांडव थे वो कौरवों की माता गंधारी से मिलने के लिए गया। तो उन गांधारी कृष्ण को तभी वो श्राप देती है कि जिस प्रकार से हमारे पुत्रों का कुल नष्ट हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारे यदु कुल का भी नष्ट हो जाएगा। तो वही चीज का श्राप का भी कहा जाता है कि उनको जो श्राप मिला था, उनको जो मतलब कि कुशाप मिला था, जो आशीर्वाद नहीं मिल पाया उस जगह पे, वही श्राप के कारण पूरा द्वारिका डूब गया और पूरा वंश उनका खत्म हो गया था। एक ये है। उसके बाद जब डूबने लगा तो हस्तिनापुर की तरफ जो भी बचे हुए लोग थे वो हस्तिनापुर की तरफ शिफ्ट कर गए। उसके बाद कृष्ण भी चले गए और जो बचे हुए लोग थे वो भी वहां से निकल गए और उसके बाद फिर पूरा पूरा द्वारिका जो है समुद्र में समा गई। ये चीज, ये इसका सत्य कहते हैं, इसका जब मंजर को याद करते हैं ना अभी भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण से जुड़े हुए काफी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर लिखना और उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है, समझते रहते हैं इसीलिए। तो द्वारिका नगरी के बारे में ये है। लेकिन जब द्वारिका की खोज की हम बात करें ना तो वहां पे जैसे कि अभी जो आप स्लाइड में देख रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो उसके बारे में सीधा सिंपल चीज बोल सकते हैं कि जब खोज किया गया जितना खोज होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। लेकिन जो इतिहासकार के द्वारा जो साक्ष्य दिया गया कि ये ऐतिहासिक साक्ष्य है उस पर काम करनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। ये चीजें हैं जो अब भी हम लोग के साथ वो प्रॉब्लम है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल लिटरेचर है, लेकिन उसको कभी भी एक दूसरे के साथ जोड़ करके भी हम लोगों ने कभी इस चीज को ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये सा स्थिति अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक छोटा सा है कि इनका खोज जब शुरुआत हुआ था तो उस समय क्या है कि जहाज, क्या कहते हैं ना कि जब हवाई जहाज, जब एरोप्लेन जब हवा में उड़ रहा था तो उस समय पानी का लेवल कम था समुद्र का। तो किसी पायलट ने देखा था कि समुद्र के नीचे कुछ है। उसके बाद उस पायलट ने जो है इस चीज का खबर हमारे मंत्रालय को दिया और मंत्रालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए 1970 की ईस्वी के आसपास इस चीज पे काम करना शुरू किया। लेकिन पहली बार इसके ऊपर जब मतलब स्टडी किया गया था वो 2006 ईस्वी के आसपास का है। इसमें समुद्र के 800 फीट नीचे में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला, एक मैसिव स्ट्रक्चर मिला। उसी स्ट्रक्चर के आधार पर यह तय किया गया कि यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, हो सकता है कि यह किसी प्राचीन शहर का अवशेष है जो किसी कारणवश समुद्र में डूब चुका था। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको आगे समझना शुरू किए तो पता चला कि ये वही शहर है, ये वही दीवार है शहर का, वही शहर है जो समुद्र में आज से 5000 साल पहले डूब चुका था, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। महाभारत में जिसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है उसके बारे में फिर हाँ, 8 फीट नीचे जो संरचना मिला था उसी के आधार पर फिर 2002 ईस्वी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काम किया गया, जिसमें उसमें जो मंत्री साहब थे मुरली मनोहर जोशी,
वो इसको अच्छी तरह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों के साथ मिल करके यहाँ पे काम करना शुरू करवाया था। लेकिन किसी कारणवश बाद में की सरकारों ने इसे बंद कर दिया, बोला गया कि फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन काम को बाद में बंद कर दिया गया था। तो 2002 में जो महत्वपूर्ण खोज हुआ था उसमें ये था कि वहां पे एक समुद्री लंगर मिला जो पत्थर का बना हुआ है, 3x3 फीट का है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वहां पे कई ऐसे छोटे छोटे शिप्स, कितने छोटे छोटे मन के छोटे छोटे मोतियों का जो बना हुआ होता है, जो प्राचीन काल में यूज करते थे। और ओसीपी का भी कुछ पोर्ट्स मिला, जो पता इससे चल जाता है कि आज के थाउजेंड्स बीसी में वहां पे एक सभ्यता थी जो एक और एडवांस सभ्यता थी। इससे ये क्लियर हो गया। तो वहीं पे जो अरबियन सी में मिला, उसके ऊपर वहां पे 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां पे, जो स्क्वायर फीट में है, 40 स्क्वायर फीट में। तो उसको फिर देखा गया, बाद में फिर उसके चारों तरफ वहां पे कार्य शुरू किया गया। तो वहां पे जो अन्वेषण हुआ, जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनसे ये पता चला ये आर्कियोलॉजिकल साइट ना सिर्फ महत्वपूर्ण है, यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी इसको माना गया। और अभी वहां पे कई काम फिर शुरू कर किए जा रहे हैं, और वहां पे आने वाले समय में फिर से खुदाई होने वाली है। अभी तक में वहां 2 साल की रिसर्च जो किया गया 2000 से लेकर 2002 ईस्वी में, उसमें 1000 के आसपास एविडेंस को जमा किया गया था। वही एविडेंस अभी हम लोग भी शो ऑन करते हैं। हमके मुझे दो चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्लाइड में। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि स्लाइड में ये क्लियर किया गया है कि जो चीज मिला है, जो एविडेंस हम देख रहे हैं, वो एक समुद्र में मिला हुआ एक बड़ा सा दीवार का एक अवशेष है। उसी अवशेष का एक छोटा सा भाग है, उसको एक एविडेंस के तौर पर रखा गया था। वही एक स्लाइड में हम देख पा रहे हैं। Okay, moving on to our next slide. स्लाइड में जो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक फिगर आउट किया गया है कि इसमें सीधी सी बात है कि जो फिगर इसमें हम देख पा रहे हैं, ये एक जो स्लैब होता है जहाँ पर स्टेयर स्लैब होता है ना, स्टेयर स्लैब, वही स्टेयर स्लैब है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लगभग 4 फीट का A1 स्टेयर स्लैब है, जो एक ही ब्रिक्स को मिल के बनाया गया है। दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो इनको फाइंड आउट करके पानी के नीचे का जो लेयर है, उस पानी के नीचे के लेयर को ये देख पा रहा है और सबको दिखा रहा है। और वो चीज यहाँ पे क्लियर हम देख भी रहे हैं कि बड़ा सा एक दीवार दिख रहा है, एक बड़ा सा एक जो बिक्स का जो वॉल देख रहे हैं वो हमें दिख पा रहा है। नीचे एक हम मुझे लंगर दिख रहा है। ये लंगर कौन सा होता है कि जो समुद्र में किसी जहाज के द्वारा डाला जाता है। और एक हम यहाँ पे रिंग वेल देख रहे हैं। रिंग वेल का जो स्ट्रक्चर है, वो रिंग वेल का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्लैब के द्वारा ढाला गया है। यानी कि एक बड़ा सा जो स्टोन ब्रिक होता है, उस स्टोन ब्रिक्स के द्वारा इसको ढाला गया है। उसी चीज को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको रिंग वेल कहा जाता है। दूसरे स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि एक जो इसका जो फॉर्मेशन दिखा रहा है कि कितने का है, वो एक ब्रिक्स का जो लेंथ दिखाया जा रहा है कि कितना लंबा एक सॉलिड ब्रिक्स है, जो हमें स्टोन ब्रिक्स के रूप में जान सकते हैं, एक स्लैब के रूप में हम जानते हैं। वो चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now can you see? साइड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर जो कोन का बना हुआ जो शेप है, ये एक तरह से एंकर है, जो भी बताए थे समुद्री जहाजों को रखने के लिए, रोकने के लिए, उसको कहीं पे एक जगह टिकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि द्वारका एक समय का सबसे प्रसिद्ध एक फेमस जो है कोस्टल एरिया था। और उस चीज को यहाँ पे ये साबित भी करता है, और ये एक तरह से उस जो महाभारत में जो चीजों को दर्शाया गया उस चीज को ये क्लैरिफिकेशन भी करता है। उसी के बाद सेकंड फिगर में हम देख पा रहे हैं कि टेराकोटा एक छोटा सा दिख रहा है। वहां पे एक घंटी जैसा जो चीज दिख रहा है। नीचे एक फिगर आउट है जिसमें एक पेडेस्टल दिख रहा है। उसकी प्रतिमा टूट चुकी है लेकिन पेडेस्टल बाकी है। पेडेस्टल को हम देख पा रहे हैं। एक ब्रॉन्ज हैंगर को देख रहे हैं, ब्रॉन्ज हैंगर भी मिल रहा है। बाकी एक डिस्क का जो स्लैब है वो हमें देख पा रहे हैं, जो पिछले स्लाइड में हम देख चुके थे ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब ये एक 3D एनिमेशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कई ज्यादा यानी कि ढेर सारे जो पत्थर के स्लैब्स हैं
वो यहाँ बिखरे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यह बहुत ही एडवांस सभ्यता थी जो अपने समय के हिसाब से किसी कारणवश ये समुद्र में समा गई। लेकिन हम इस चीज को भूल नहीं सकते हैं, इस फैक्ट को हम भूल नहीं सकते हैं कि समुद्र में समाने वाली सभ्यता उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। और हो सकता है कि यहाँ पे जब और भी सर्वे होगा और भी चीजें यहाँ पे खोजी जाएंगी तो और भी चीजें बाहर आएंगी जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। सेकेंड फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टूल दिख रहा है जिसको एंकर टूल भी कहते हैं। ये एंकर टूल का भी काम होता है, जैसे छोटे छोटे जहाज होते हैं उनको किसी एक जगह पे टिकाने के लिए, एक कोस्टल एरिया पे किसी जगह पे उनको एक जगह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जहाज कहीं इधर उधर ना जाए। Okay. नेक्स्ट स्लाइड। Yeah. इसको हम देख चुके हैं, ये एक म्यूजियम में भी रखा हो गया है। और हाँ, सेकेंड फिगर आउट में हम देख पा रहे हैं कि एक स्लैब दिख रहा है और वो एक राउंड स्लैब है और एक जो है रेक्टेंगुलर में है और एक कोन में स्लैब है। इस कोन वाले स्लैब को एंड जो ट्रायंगुलर स्लैब है उसको तो हम जानते ही हैं कि ये एक हुक है, यानी इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप में, जिसको क्या बोल सकते हैं, जो समुद्री जहाज में लंगर के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ये है कि ये किसी पत्थर को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा हम जो स्लैब देख रहे हैं ये किसी खंबे का है, यानी किसी पिलर का है। और वो पिलर किस तरह का होगा, उनका स्ट्रक्चर का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो काफी विशाल और काफी बड़ा होगा, जो अपने अलग ही डिजाइन के लिए बनाया गया होगा। Looks ये like the stairs. It's some यस यस स्टेयर्स। Yeah. ये द्वारिका में बेट द्वारिका के एंट्रेंस पे ही हमको मिलता है। जब पानी के अंदर जाते हैं तो 200 फीट नीचे जब जाते हैं तो हमको एक पहला स्लैब एंट्रेंस दिखता है। वही ये जगह है जहां पर अभी भी ये छोटा सा, अब ये लगभग ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये उस समय का 2002 में ये फोटो खींचा गया था, उस समय का ये स्लैब हम देख पा रहे हैं। और ये सेकेंड स्लैब भी जो देख रहे हैं 2020 का ही है, 2002 का ही है, जब मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा इसको फिर से काम करवाया गया था। यहाँ पे एक हम दीवार को देख रहे हैं, एक काफी लंबी दीवार को देख रहे हैं। और दूसरे में हम देख पा रहे हैं ये क्या बोलते हैं, वो एक क्लियर है, दूसरे में हम देख पा रहे हैं इस चीज को। Okay, next slide. हाँ, ये जैसे स्टेयर स्लैब होता है वो उसके बारे में जानते हैं। एक दीवार के बारे में दिखाया गया, एक एंकर को दिखाया गया, और नीचे जो हम है फोर्थ फिगर में ये एक एंकर भी है और एक स्लैब भी है। लेकिन इसके दोनों का ड्रॉ है। ड्रॉ का मतलब होता है कि जब किसी बड़े बुर्ज, जिसको हम बोलते हैं फोर्ट, जैसे अभी लाल किला है, लाल किला जब जोड़ा जाता है, लाल किला के जोड़ने से पहले एक मीनार बनाया जाता है ताकि सभी दीवारों को एक साथ जोड़ सके और काफी मजबूती से वो खड़ा रहे। उसी तरह का ये स्लैब है। जब किसी दोनों दीवारों को जोड़ा गया होगा, उन दोनों दीवारों को जोड़ने के बाद वहां पे एक मीनार के तौर पे उसको रखा गया होगा, जो काफी मतलब वेट भी होगा इसमें, और वो उस चीज के लिए बनाया गया होगा, इसलिए इस स्लैब को यहाँ पे देख रहे हैं हम। Okay, यस looks like we have completed the slide. Okay, यस। so Rahul, I know we decided that next time you're going to come with a new topic, and that is called Ram Setu. Can you please brief our viewers about your Ram Setu? राम सेतु की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम का चेहरा स्वतः ही सामने आ जाता है, और हमें उस चीज के बारे में भी जानकारी मिल जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका गए थे रावण को मारने के लिए, क्योंकि वो उनकी पत्नी सीता को हर लाए थे, तो उस चीज के बारे में हमें रामायण की सारी जानकारियों को सामने, यानी कि एक सारा चीज स्मृति के रूप में सामने आने लगता है। तो उसी का एक छोटा सा अंश है, और इसे महान कार्य को करने के लिए भी कहा जाता है, और उसी का नाम है राम सेतु। है शायद दुनिया का पहला ये पुल है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया था। और ये यस 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 5000 BC इसका डेट हमारे शास्त्रों के अनुसार ही मान सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी उनको 7 से 8 हजार साल पहले का ही मानता है। तो टाइम पीरियड वही आसपास आ रहा है, और भी कई खोजें हो रही हैं, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज को हम जोड़ते हैं तो उसका लिंक स्ट्रक्चर होता है,
वही चीज है। उस पत्थर को हम अभी हमारे जब आप इंडिया आइएगा तो इंडिया में क्या होता है कि आप किसी अच्छे खासे मंदिर में जाइएगा तो वहां पे एक तैरता हुआ पत्थर दिखाया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो राम मंदिर का यानी कि राम सेतु का पत्थर है। और जब आप उसे देखिएगा तो आप अचंभित हो जाइएगा क्योंकि सच में वो पत्थर तैरता है। आप उसको कितना भी नीचे डुबा दीजिए वो फिर स्वतः बाहर आ जाता है। इस चीज से हमें समझ में आता है कि राम सेतु का जो वर्णन हमारे रामायण में किया गया है, हमारे जो पुराणों में किया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, वो काल्पनिक नहीं हो सकता है। जो ये सब सोचता है उन्हें और चीज भी जांच कराने की जरूरत है। लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि वो चीज हमारे मानव निर्मित है और हमारे श्री राम के द्वारा बनाया गया है। इतना तो कंफर्म है। Okay, one brief thing like, can you tell my viewers how did you reach to Ram Setu? राम सेतु जाने का सबसे सीधा सा है, आप दिल्ली से भी ट्रेन ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा चेन्नई जाइए और चेन्नई से आप सीधा बस कुछ नहीं करना है, कोई भी बस स्टैंड जाइए और वहां से कह दीजिए स्टेट बस स्टैंड चल जाइए और वहां से बस बोलना है कि मुझे राम सेतु जाना है। बस आपको वहां या सीधा कैब ले लीजिए, राम सेतु आप चले जाइए। आप धनुषकोडी पहुंचिए और रामेश्वरम, भगवान श्री रामेश्वरम का दर्शन करते हुए आप वहां से प्रसाद लेकर के सीधा धनुषकोडी चल जाइए और धनुषकोडी जा करके सागर को प्रणाम कीजिए और साक्षात अपने सामने में राम सेतु के पत्थरों को देखिए। यही है वहां पे सब। एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है? या एयरपोर्ट अवेलेबल। ठीक। Okay. Do you have to say anything to my viewers of the Atman Show? जितने भी हमसे जुड़े हुए दर्शकगण हैं उन सबको नमस्कार। भारत की तरफ से आप सबों को कोटिबद्ध नमस्कार। और हम आप सबों को आमंत्रित करते हैं भारत आइए और हमारे कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखिए, उनका एक बार बस विजिट करिए, पता चल जाएगा कि भारत में ऐसी सारी चीजें हैं जो हमारी धरोहर है, साथ में आपको आश्चर्यचकित करने के लिए काफी है। आप जब पूरी दुनिया घूमिएगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं रह पाइएगा, जो भारत के एक मंदिर आपको सोचने के लिए विवश कर देती है। यहाँ का एक एक धरोहर एक नई कहानी कहती है, संपूर्ण इतिहास का गवाही देती है। हमारा वो धरोहर को एक बार बस देखने की कृपा की जाए और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए। और हम लोग वैसे भी कोई भी हम लोग का वैसे भी एक ध्येय रहा है वसुदेव कुटुंबकम का। हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो हमारे देवता के समान है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव। तो आप सभी का नमस्कार है और प्रणाम है, आप सभी लोग आइए। और ये राहुल का एक आग्रह भी है, जब भी आप आते हैं और हमारा तरफ से पूरा ये, आप जब भी आते हैं तो एक चीज तो रहेगा कि जितना प्यार हम देख सकते हैं जरूर देंगे। Okay. Thank you, Rahul. Bye. Have a nice day.